Hello everyone, my name is Gohar Shah from Wisdom School of Accountancy and as you all know मैं सब्जेक्ट्स जो पढ़ाता हूँ इससे पहले भी डिफरेंट डेमो लेक्चर्स दे चुका हूँ डिफरेंट लेक्चर्स भी आपने मेरे देखे होंगे फ्रॉम Wisdom School of Accountancy. As you all know, I'm a tutor of F1, FA, AAA and SBR. So today's demo lecture is going to be about SBR, Strategic Business Reporting. इस एग्जाम के नाम से अगर हम लोग याद करें तो हम लोगों ने इससे पहले कई ऐसे एग्जाम्स पढ़ चुके हैं ACCA के अंदर जो कि यहाँ इस स्टेज तक आपको लेकर आए हैं. SBR तक आने के लिए आपने काफी डिफरेंट चीजें पढ़ी. अगर थोड़ा सा याद करें हम लोगों ने जब ACCA शुरू किया था सो वी स्टार्टेड. आप लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था? FA1 इफ यू वर लकी इनफ अगर FD के एग्जाम्स दिए थे, FA2 और इफ यू डायरेक्टली स्टार्टेड फ्रॉम ACCA तो फिर आपने F3 से स्टार्ट लिया था, दिस वन, राइट? ठीक है, यहां से आगे आपने समझ के कौन सा एग्जाम पढ़ा? दैट वाज F7 एग्जाम और इसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिटेल में बनाना सीखे. अगर थोड़ा सा रीकैप करें तो FA1 में जो बेसिक चीज हम लोगों ने सीखी थी, जो आप लोगों को सिखाई गई थी, दैट वाज डबल एंट्रीज. ये वाली चीजें आपने सीखी थी. ठीक है, डबल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, व्हाट इज फाइफो, लाइफो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपने सीखी थी. इसके साथ साथ आपने ये भी सीखा था कि डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जाती है. दिस वाज FA1. फिर इसी को थोड़ा डिटेल में सीखने के लिए आप एक एग्जाम आगे गए थे, दैट वाज द FA2 एग्जाम और यहाँ पे आपने थोड़ा सा और डिटेल में जाके सीखा था व्हाट आर अकाउंट्स एंड इन अदर टर्म्स व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस. ये चीजें आपने सीखी थी यहाँ पे. अब इससे भी थोड़ा सा आगे पार्टनरशिप अकाउंट्स आपने सीखे FA2 में और डिफरेंट चीजें सीखी. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज नॉट FA2, इट वाज F3 जहां पे आके आपने कंसोलिडेशन करना सीखी, गुडविल कैलकुलेट करना सीखी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पहली दफा बनानी सीखी. और ये वो एग्जाम था जहां पे थोड़ा बहुत MCQs टाइप की बेस में आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये आपको बनानी पड़ती थी विद इन द एग्जाम और आपने वो एग्जाम्स फिर पास भी किए. देन फर्दर ऑन शायद आपने F5 का एग्जाम दिया, F6 का दिया, देन यू मूव्ड ऑन टू F7 एग्जाम, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम विद इन स्किल्स अगर आपकी ग्रिप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर अच्छी होती और आपने उसको पास किया. दिस इज व्हाई यू आर टुडे हियर विद इन SBR, राइट? F7 में आपने क्या सीखा था? F7 में आपने डिटेल में ग्रुप अकाउंटिंग सीखी, उसके क्वेश्चंस पेपर में आते थे वो किए. आपने ये सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिटेल में फ्रॉम स्क्रैच जीरो से एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस को यूज करते हुए कैसे बनाया जाता है, एडजस्टमेंट्स करते हुए कैसे बनाया जाता है. अब आपका सवाल होगा कि सर हम लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिटेल में बनानी आती हैं, अगर मैं फ्रीलांस पे जाना चाहूं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी के बना के देना चाहूं तो मैं बना सकता हूं. देन व्हाई आर वी स्टडीइंग a professional exam which is related to again reporting? देखिए F7 के अंदर या फिर इससे पुराने वाले जितने भी एग्जाम्स थे उसके अंदर आपने ये चीजें सीखी थी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, TB ट्रायल बैलेंस हो गया, अकाउंट्स बनाना, T अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, डबल एंट्रीज रिकॉर्ड करना, फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स थे डिप्रिसिएशन के, रिपोर्टिंग इवेंट्स के, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे. इसके अलावा और भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे. बट राइट नाउ इन SBR जब आप SBR के एग्जाम पढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें डिटेल में चली जाती. यहां पे आपको डिटेल नॉलेज, वन लाइन बाय लाइन आपको नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग ईच ऑफ द स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड्स क्या थे अगर आपको थोड़ा सा रिकैप कराऊं तो आपने F7 में IAS 16 तो पढ़ा होगा. F7 के अंदर आपने गुडविल कैलकुलेट करनी तो सीखी होगी. F7 के अंदर आपने नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा. ये कॉन्सेप्ट्स किसने बताए? तब भी आपको पता था. ये स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है. SBR के अंदर हम लोगों ने इन्हीं स्टैंडर्ड्स को कवर अप करना है. अब अगर आपका सवाल ये हो कि क्या हम लोगों को SBR में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ सकती हैं, यस, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन बहुत पहले आया करते थे, अभी भी आ सकते हैं. देयर इज अ चांस, स्लाइटली नेग्लिजिबल चांस, बट देयर स्टिल इज अ चांस कि आपको अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़े. बट मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सिनेरियो का मतलब ये एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं एग्जामिनर आपसे कि एक्सप्लेन करो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड के इस एरिया को, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली. IFRS 15, रेवेन्यू, रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैपिटलाइज कैसे करना है, वो कौन से 3 क्राइटेरिया हैं कैपिटलाइजेशन के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट्स क्या होती हैं, व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लोन्स आप रिकॉर्ड करते थे ना, याद है ना, लोन्स रिकॉर्ड करने का एक पूरा टेबल होता था, नॉन करंट लोन्स एंड करंट लोन्स के बीच में ब्रेकअप किया करते थे आप, एक पूरा टेबल था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का. इसी तरह ही आपका लोन हुआ करता था कैपिटल के साथ लिंक्ड, ठीक है, कंपोनेंट लोन.
और उसको रिकॉर्ड करने का तरीका ये किसने बताया? आपने सीख तो लिया F7 में कि हाउ टू डू इट, बट इट वाज IFRS 9 जिसने आपको बताया। लीजेस, ये सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, ऑलमोस्ट 38 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि SBR में हम लोग कवर अप करते हैं, और हर एक स्टैंडर्ड को डिटेल में पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन, उसकी डेफिनेशन से लेके उसके कॉन्सेप्ट तक डिटेल में उसको क्लियर किया जाता है। इससे होता क्या है, जब पेपर में एग्जामिनर अब आपसे सवाल पूछेगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि काइंडली मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर मी, ये इशू है इसको डिस्क्राइब करो, ये क्यों इशू बन रहा है, अच्छा ये ट्रेंड था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, रेवेन्यू में इंक्रीज आया, F7 में आपने किया था, ये क्यों आ रहा है? नो, यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है कि एक्सप्लेन द इश्यूज, जिसकी वजह से, एक्सप्लेन करो इश्यूज को जो हमारे पास है, स्टैंडर्ड्स को जहन में रखते हुए एक्सप्लेन करो, स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग में एक्सप्लेन करो इशू। ठीक है, फिर प्रिपरेशन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आ सकती है, बट देयर इज स्लाइटली नेग्लिजिबल चांस कि ये पेपर के अंदर आए, बट स्टिल देयर इज अ चांस कि आ सके। फिर आपसे एग्जामिनर अक्सर ग्रुप अकाउंटिंग डिटेल में करवाता है वहां पे, लेकिन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कराता है। वो आपसे ये नहीं बोलेगा कैलकुलेट करके दो, वो आपसे हर एक चीज इन राइटिंग थ्योरी में मांगेगा कि पहले आपने क्या चीज ऐड की, ये चीज माइनस की तो क्यों की, स्टैंडर्ड इसके बारे में क्या कहता था, तो उसकी वर्डिंग यूज करना कि स्टैंडर्ड ने बोला है कि नॉन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो होता है उसको ऐसे किया जाता है तो हमने भी ऐसे कर दिया। ये सब कुछ क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है वर्ड बाय वर्ड इन द वर्ड्स ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जो कि स्टैंडर्ड्स में वर्डिंग लिखी गई है। ठीक है, फिर एडवाइजिंग करनी पड़ती है। क्वेश्चन आपको गिवन होगा सिनेरियो कि डायरेक्टर कंपनी के नहीं समझ पा रहे कि ये एक ट्रांजैक्शन हुई है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, और आप बताओगे कि इस ट्रांजैक्शन के साथ ये वाला स्टैंडर्ड IFRS 9 IFRS 16 अप्लाई होता है, सेल एंड लीज बैक का प्रोसीजर है, सेल एंड लीज बैक में IFRS 16 क्या कहता था वो एक्सप्लेन करोगे, और फिर आप बताओगे फर्दर ऑन कि हम लोगों ने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। एडवाइस करना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कि SBR में पूछे जाए। फिर ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन हुई, क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि हम लोगों ने उस ट्रांजैक्शन को डेबिट एंड क्रेडिट कर दिया अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड, हम लोग कर चुके हैं। अब आप बताओगे कि आप उस सिनेरियो को पढ़ के बताओगे, सिनेरियो विल बी गिवन टू योर, सिनेरियो में से आइडेंटिफाई करो कि ये ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हुई है ये गलत हुई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कंपनी ने कैपिटलाइज कर लिया, मेंटेनेंस कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। अब आप एक्सप्लेन करके बताओगे कि IFRS 16 कहता था कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटलाइज हो जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं होता, वो कहां पे जाता था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ये चीज एक्सप्लेन करने के बाद आप बताओगे जो कंपनी ने डबल एंट्री की है वो गलत की है, कैपिटलाइज कर लिया लेकिन कैपिटलाइज होना नहीं चाहिए था, because the company has capitalized, उसकी वजह से ये इशू बने, the company should reverse the accounting and record the expense in statement of profit and loss। ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई करके आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है स्टैंडर्ड्स को यूज करके कि व्हाट वाज द इशू, और उसको कंप्लीट कैसे किया जाए, उसको करेक्टली कैसे रिकॉर्ड किया जाए। नाउ इफ वी कम टुवर्ड्स द सिलेबस, तो SBR के अंदर F7 में अगर आपको याद कराता जाऊं तो आपने कुछ थोड़ी बहुत चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, यू ऑलरेडी हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया। कुछ स्टैंडर्ड्स भी आपने पढ़े हुए हैं, स्टैंडर्ड्स की शक्लो सूरत भी आपने देखी हुई है कि स्टैंडर्ड क्या कहता है। IS 16 ही सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है, इसी तरह IFRS 16 लीजेस भी सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट SBR तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड्स के ऊपर जंप कभी नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, एंड विच इज व्हाट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कुछ छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देता चलो, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या चीज है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज द फ्रेमवर्क, एक प्रिंसिपल है जिसको बनाया गया था यूजिंग द IASB कोड। IASB ने इसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को बनाया और फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए बाकी स्टैंडर्ड्स बनाए। ठीक है, हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, एग्रीगेशन क्या होती है, फिर कंपैरिजन क्या होता है, फिर इंफॉर्मेशन क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो सब कुछ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बट उसको रिवाइज करेंगे। फिर रिकग्नाइज कब करना है चीज को, डी रिकग्नाइज कब करना है चीज को, इस सब चीजों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर फॉलो करता है, विच इज दिस पोर्शन। ठीक है, सिलेबस का। फिर इससे पहले आपने F8 में अगर आपको याद हो तो एथिक्स नाम की चीज भी पढ़ी थी, अगर थोड़ा सा याद कराता चलूं तो आई कॉप स्क्वायर, फिर इसके अंदर से डिफरेंट किस्म के दीज वर व्हाट
ये आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, उसका मेमोनिक है ये। अगर नहीं याद तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं आईकॉप स्क्वायर के थ्रू, ठीक है। फिर हम लोगों ने एट द सेम टाइम ऑब्जेक्टिविटी के कुछ रिस्क भी पढ़े थे। व्हाट वर दोज रिस्क्स? SSAFI साफी के नाम से मेमोनिक है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन, थ्रेट, ये सारे हम लोगों ने पढ़े थे। यही एथिक्स थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे भी कवर अप करते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ न्यू टॉपिक्स आते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता चलूं तो हम लोगों ने F8 में एक टॉपिक पढ़ा था, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, दूसरों पे शक करना। ऑडिटर की बीमारी होती है दूसरों पे शक करना। इसी के अकॉर्डिंगली दूसरी तरफ एक अकाउंटेंट जो कि ऑडिटर नहीं है, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे, कंपनी का एम्प्लॉय है, अगर ऑडिटर को, वो भी एक अकाउंटेंट है, एसीसी क्वालिफाइड बंदा है जो कि एक ऑडिटर बना, भाई उसने अपने आप के लिए एक प्रोफेशनली स्केप्टिक दिमाग रखा है, तो अकाउंटेंट को भी तो कुछ रखना चाहिए ना। तो यहाँ पे अकाउंटेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटेंट का होना चाहिए क्वेश्चनिंग माइंड। अब आप बोलोगे कि सर ये जो आप वर्ड कह रहे हैं क्वेश्चनिंग माइंड, ये तो डेफिनेशन में आया करता था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। हाँ, हम लोग यहाँ पे ये चीज पढ़ेंगे कि जब एक ऑडिटर होता है तो वो प्रोफेशनली स्केप्टिक होता है, और जब एक अकाउंटेंट होता है तो उसको चाहिए कि उसका एक क्वेश्चनिंग माइंड हो, कि हर चीज को क्वेश्चन करे वो। ये इस तरह के कुछ और छोटे मोटे डिफरेंट टॉपिक्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप करने। और फिर मशहूर जमाना हमारी चीजें आ जाती है, विच आर द स्टैंडर्ड्स। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने कवर अप करने हैं। इसको मैं नीचे भी डिटेल में बताऊंगा कि व्हाट आर स्टैंडर्ड्स जो कि हमने कवर अप करने हैं। इसी रिकॉर्डिंग के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हमने क्या कवर अप करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, सबसे पहली बात गुडविल, ग्रुप अकाउंटिंग, एसोसिएट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, ग्रुप अकाउंटिंग। फिर एसोसिएट्स एंड जॉइंट अरेंजमेंट्स क्या होती हैं, टू टाइप्स ऑफ जॉइंट अरेंजमेंट्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उसका एक पूरा स्टैंडर्ड है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम लोगों ने कुछ छोटी मोटी और चीजें, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, फॉरेन IAS 21, फॉरेन करेंसी का जो पूरा स्टैंडर्ड्स है हम लोगों ने वो भी कवर अप करना है। फिर फॉरेन कंपनी हो, उसको आप ट्रांसलेट करें, उसका ट्रांसलेशन गेन रिजर्व वगैरह किधर जाता है, ये चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। फिर जो ऑलरेडी F7 में आप कवर अप कर चुके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करना और परफॉर्मेंस को देखना कि क्या अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया। सिलेबस में है, बट द चांसेस ऑफ इट बीइंग एग्जामिन्ड इज रियली लो। बहुत कम चांसेस है कि पेपर के अंदर ये चीज आए आपके, ठीक है। बट स्टिल वी विल कवर दैट अप, ठीक है। ऑलरेडी F7 में भी कर चुके हो आप, F5 में भी कर चुके हो आप, F8 में तो खैर एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के आपने चीज कवर अप की थी, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अपडेटेड इश्यूज, अकाउंटिंग के अंदर चेंजेस जो आ रहे हैं SBR में, वो भी टेस्ट होती हैं कि आपके पास इस वक्त एक आ चुका है, ड्राफ्ट आ चुका है, ड्राफ्ट में ये अवेलेबल है ऑन द ACCA's वेबसाइट या फिर IASP की वेबसाइट पे अवेलेबल है ड्राफ्ट, के हम लोग IFRS 15 IAS 16 के अंदर ये चेंजेस करने लगे हैं। हो सकता है एग्जामिनर पूछे कि अकॉर्डिंग टू दैट ड्राफ्ट, अगर वो ड्राफ्ट इंटरप्रेट हो जाता है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बना करेंगी। ये भी इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, जिनको इश्यूज, अपडेटेड इश्यूज के नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये वो सिलेबस का पोर्शन है जो कि मैं पढ़ाऊंगा, बट इट वुड नॉट बी दैट मच डिटेल्ड। आपने एक्सेल कैसे यूज करना है, कंप्यूटर कैसे यूज करना है, आपने F1 कभी पढ़ा था तो वहां पे भी ये सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। MA2 में आपने ये चीजें पढ़ी थी, ठीक है। इसके साथ साथ अब ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सिंगल एग्जाम विद इन ACCA, F8 हो गया, F7 हो गया, F5 हो गया, 4 प्रोफेशनल एग्जाम्स में तो है ही है, दैट इज SBL, SBR, AAA, AFM। बाकी 2 प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी ये चीजें टेस्ट होती है कि आपने टेक्नोलॉजी को अब कैसे यूज करने, अपनी एम्प्लॉयमेंट चांसेस कैसे बढ़ाने। पेपर के अंदर आने के चांसेस अगेन वेरी लो, बट स्टिल आपको ये आना चाहिए। एग्जामिनर कहीं पे भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स का ही क्यों ना पूछे, लेकिन ही कैन आस्क इट इन द फाइनल क्वेश्चन विद इन SBR। अब मैंने जब नाम ले ही लिया है फाइनल क्वेश्चन का, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम सिलेबस पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। अगर जेनेरिकली बात करें तो 2 सेक्शंस होते हैं SBR के अंदर, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर 2 क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 के होते हैं 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 20 मार्क्स के अंदर 18 मार्क्स होते हैं आपके टेक्निकल, और दूसरे मार्क्स होते हैं 2 मार्क्स होते हैं आपके किस चीज के, प्रोफेशनल मार्क्स। ये लिखा, what is meant by the word professional? Your writing skills, your communication skills, your interpretation skills, your acumen skills, business acumen skill, आपके ये सारे skills आपके टेस्ट हो रहे होते हैं कि आपने अगर लिखा तो प्रोफेशनल वर्डिंग में लिखा या नहीं लिखा।
आपने मिस्टेक्स कितनी की है राइटिंग में, आपने एक छोटी सी चीज को ज्यादा लाइंस में एक्सप्लेन किया या फिर जितना चाहिए था उतने में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया। बिजनेस एक्यूमेन, आपको जिस चीज के ऊपर क्वेश्चन आया, लेट्स सपोज एयरलाइन इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया, एयरलाइन इंडस्ट्री की कुछ नॉलेज आप यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देते हुए शो करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे, ये 2 प्रोफेशनल मार्क्स उसके होते हैं। बाकी 18 मार्क्स जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के होते हैं। और अच्छे से लिखना, बिजनेस एक्यूमेन के साथ लिखना, रिस्पेक्टिवली मिस्टेक्स कम करना, रिस्पेक्टिवली प्रोफेशनल वर्डिंग में लिखना, इसके आपको मिलते हैं 2 एक्स्ट्रा मार्क्स विद इन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब सेक्शन ए में क्या चीज ज्यादा टेस्ट होती है, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट। सेक्शन ए के अंदर आपके एग्जामिनर ने सिलेबस के अंदर ये चीज क्वाइट आराम से मेंशन की हुई है कि सेक्शन ए में मेजर 2 पोर्शन पूछे जाए। सबसे पहले ग्रुप अकाउंटिंग पूछी जाएगी, कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन के सवाल कैसे आएंगे, अगेन बिजनेस कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। वो ये कम है कि बोले कि भाई 2 कंपनीज मिल गई हैं, एसोसिएट की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। 2 कंपनीज एक सब्सिडरी छोड़ के जा रही है तो उसकी सेल्स प्राइस के बाद उसकी रिमेनिंग वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो। कैलकुलेशन कम पूछेगा, एक्सप्लेनेशन वो ज्यादा पूछेगा। कैलकुलेट कराने के बाद वो एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं आपके कि आपने गुडविल तो कैलकुलेट कर दी, मुझे उसका आंसर दे दिया, कैसे कैलकुलेट की, यूजिंग द वर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, मुझे यूजिंग द वर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड, गुडविल का जो स्टैंडर्ड है अपना, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली मुझे एक्सप्लेन करके दो कि भाई आपने कैसे गुडविल कैलकुलेट करके दी, ताकि मैं एसेस करूं कि आपको स्टैंडर्ड आता भी है या सिर्फ रट्टा लगाया हुआ आपने इसका। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप से रिलेटेड बिजनेस कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं एथिक्स के आने के। एथिक्स वही जो F8 में आपने पढ़ा है ऑलरेडी, ऑडिट एंड एश्योरेंस के अंदर जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसके अलावा कुछ छोटे मोटे 4 5 6 10 15 नंबर का आपके पास इन्हीं 2 सेक्शन ए के अंदर आपके पास बाकी स्टैंडर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर ने ये बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि ज्यादा पोर्शन हमेशा इन 2 जगहों से, एरियाज से आएगा उठ के। दीज 2 एरियाज आर मोर एग्जामिनेबल विद इन सेक्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अगर हम लोग सेक्शन बी की तरफ आए तो सेक्शन बी के अंदर आपके अगेन 2 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के होते हैं यहाँ पे 25 मार्क्स एंड सेम इज द केस फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 25 मार्क्स। लेकिन अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 2 मार्क्स होते हैं प्रोफेशनल मार्क्स। वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करते हैं कि 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे प्रोफेशनल मार्क्स के। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन है सारी, 2 मार्क्स प्रोफेशनल कैसे लेने हैं, अच्छा लिखना, स्टैंडर्ड्स को वेल एक्सप्लेन करना, स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिस चीज के ऊपर जिस इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आया उसे उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। यहां से एग्जामिनर आपको देता है 2 मार्क्स। ठीक है, अब मतलब एसबीआर के पेपर की बात की जाए तो 100 मार्क्स का टोटल पेपर, और इसमें अगर ब्रेकअप निकाला जाए तो 96 मार्क्स आपके टेक्निकल हैं और इसके साथ साथ 4 मार्क्स आपके प्रोफेशनल मार्क्स हैं। ये बहुत कम है। एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर के अंदर प्रोफेशनल मार्क्स आपके 20 हो जाते हैं। ठीक है, दीज आर रियली इजी टू कैच इन एसबीआर। ठीक है, इसी रीजन की वजह से एसबीआर का जो पास रेट है दैट इज वेरी अबव। यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में अपने माइंड को यूज करके नॉलेज एग्जामिन नहीं करनी, पेपर के अंदर अपने माइंड को ज्यादा यूज नहीं करना। यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड्स को समझना है, स्टैंडर्ड्स ने कैलकुलेशन कैसे बताई हुई है उस चीज को समझना है, और फिर वही नॉलेज स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग में एक्सप्लेन करनी है विद इन द पेपर। इस वजह से एसबीआर का पास रेट हमेशा ज्यादातर 90% ऑफ द केसेस में 50 या 50 अबव होता है। ठीक है, अगर बात करें मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट की तो सितंबर 2023 में द पास रेट वाज 50%। आप पीछे भी देख सकते हैं 51%, अगेन 50%। 1 दिसंबर 2022 की अटेम्प्ट में पास रेट गिरे थे क्योंकि एक बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया था। वो भी हम लोग जब पास्ट एग्जाम अटेम्प्ट्स कर रहे होंगे अपने लेक्चर्स के अंदर तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन था जिसकी वजह से मार्क्स गिरे थे स्टूडेंट्स के। एंड देन अगेन सितंबर में 51%। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी गेम, सारे का सारा समझने का तरीका स्टैंडर्ड्स को है। इफ यू कैन हैव अ ग्रिप अपॉन द स्टैंडर्ड तो वो स्टैंडर्ड आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। और अगर आप स्टैंडर्ड को, उसकी वर्डिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो विद इन द क्वेश्चन, विद इन द गिवन क्वेश्चन, उसके आंसर में, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से पास होगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल ब्रेकअप लेकर आऊं जो फाइनल लेग्स हैं इस लेक्चर की वो आपको समझाऊं तो एसबीआर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। आईएएस स्टैंडर्ड्स, आईएएस 1 2 3 7 8 10 12, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिसका आगे नाम भी गिवन है। ये नाम याद करने होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स याद करने होते हैं, फिर उसको पेपर में लिखना होता है। ठीक है, बताऊंगा कैसे लिखते हैं हम लोग, इधर नहीं बट ड्यूरिंग द लेक्चर्स जब हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये नाम किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है एसबीआर।
ठीक है। आपको IAS 1 बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रेजेंटेशन हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का अपना स्टैंडर्ड्स है। IAS 2 इन्वेंट्रीज तो आप बचपन से जानते हो, FIFO, LIFO, NRV, कॉस्ट, ये तो आप जानते हो, ये स्टैंडर्ड है यहाँ पे, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह अकाउंटिंग पॉलिसीज का स्टैंडर्ड्स है, F3 में आपने इसको कवर अप किया था। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये चीजें, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, यहाँ पे ये चीजें हम लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, इनकम टैक्सेस का अपना स्टैंडर्ड्स है, PPE तो सबसे आसान स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर इस तरह एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक न्यू स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, ये वाला लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उनको रिटायरमेंट के ऊपर जो एक साथ आपने पैसे देने हैं, जो पेंशन देनी है, वो भी तो आपने जमा करके रखनी है ना, कल को कंपनी ने पे करनी है तो नॉन करंट लायबिलिटी, अब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, उसका तरीका आप सीखोगे यहाँ पे, उसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। फिर डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स होती क्या है, पहले भी आपने F7 में पढ़ा है, यहाँ पे भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, इसका एक अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए आपके स्टैंडर्ड्स, ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि डेमो लेक्चर के नोट्स है, आप इनको यूज कर सकते हो, और इसको एज अ क्या यूज कर सकते हो, एज यहाँ पे एक टिक एंड क्रॉस लगा लो, ये स्टैंडर्ड हो गया जब आप लेक्चर्स ले रहे हो, तो आप इस तरह से इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। बट राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे लेक्चर्स चलेंगे कैसे। एज यूजुअल, जैसे मेरे सब स्टूडेंट्स को पता है, दोज हु हैव स्टडीड F1 फ्रॉम मी एंड दोज हु हैव स्टडीड F8 फ्रॉम मी, दे ऑलरेडी नो कि मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, ठीक है। आपको रोज के, आपको लेक्चर्स अपडेटेड हर सेशन में मिलते रहते, हर सेशन में अपडेटेड लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। अब जिस वक्त यू वुड बी टेकिंग एडमिशंस, हो सकता है उस वक्त 4 से 5 लेक्चर्स LMS हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए हो, और रोज के लेक्चर्स में रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। आप अगर फर्स्ट लेक्चर पे, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग द 10th लेक्चर फॉर यू गाइस, तो वो LMS पे ऑलरेडी होगा। आपको कभी ये फील नहीं होगा कि सर बहुत लेट हो गए आप लेक्चर अपलोड करने में, मैं खत्म कर चुका हूं, अभी तक आपका नेक्स्ट लेक्चर नहीं आया। नो, मैं आपसे काफी ज्यादा आगे चल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्री मेड रेडी मिलेंगे। वंस अ वीक, एवरी संडे, कोई स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा तो उसकी लाइव क्लास ली जाएगी कि सर मुझे ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इस स्टैंडर्ड के बारे में आपने एक्सप्लेन तो किया, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। लाइव क्लास, every Sunday there will be a live class available to all the students, और फिर लाइव क्लास दी जाएगी, ठीक है। और लाइव क्लास कौन लेगा, मैं लूंगा। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट का जब छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि शायद मैं आंसर ना कर पाऊं, उसके लिए क्या होता है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जैसे कि F8 में था, हमारा F1 में था, AAA में है, SBR में पुराना भी रह चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से आपको मिलेगी एक ग्रुप, व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप मिलेगा जिसमें सारे स्टूडेंट्स ऐड होंगे, उसी ग्रुप के अंदर मैं भी अवेलेबल हूंगा और आप सब भी होंगे। किसी का छोटा मोटा क्वेश्चन कि सर आपने ये चीज एक्सप्लेन की थी, काइंडली मुझे रिपीट कर दे, मैंने एक और दफा सुनना है, ठीक है, मैंने एक और दफा इसको समझना है, तो आई विल रिकॉर्ड माई वॉइस एंड सेंड योर वॉइस नोट अपॉन दैट ग्रुप, और मैं उसको समझाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी चीज छोटी मोटी जो कि आपको नहीं समझ आ रही, तो देयर विल बी अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप उस ग्रुप में 24/7 किसी भी वक्त क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर दैट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। अगेन, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते रहोगे, ठीक है। जब कोई छोटे मोटे इश्यूज आएंगे तो यू विल आस्क देम फ्रॉम मी, जब कोई बड़ा इशू आएगा तो संडे को लाइव क्लास, हर संडे, ईच एंड एवरी सिंगल संडे देयर विल बी अ लाइव क्लास जिसमें आप मेरे से पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, और जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे लाइव क्लास खत्म नहीं होगी, ठीक है। Once again, you can contact Wisdom School of Accountancy on the given number, जो कि हमारा एक ऑफिशियल नंबर है, या फिर you can contact me personally as well upon my WhatsApp. My number is this. आप इसको नोट डाउन करके इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एडमिशंस एंड एनरोलमेंट्स। आप एडमिशंस करवाएं, एनरोलमेंट्स करवाएं। Once you are done with admissions and enrollments, you can start taking the lectures, और आपका एक डेली रूटीन ये वाली शुरू हो जाएगी, ठीक हो क्या। Until you take the lectures, और जब आपका पहला लेक्चर हो, जब आपके मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन हो on WhatsApp, thank you all, or I'll be waiting for you guys, and take care. Bye.